नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष गोस्वामी और आज मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपना एक वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चा अगर हमारे घर में है, डायग्नोस हुआ है उसको, बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो ऐसे बच्चों में जो मेन समस्या जो रहती है, परिवार वाले जो लोग हैं उनको मेन समस्या जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है कि बच्चा स्वालीन रहता है, अपने आप में लीन रहता है, वो खुद से एक्टिविटी करता है, उसको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो घर के मेंबर्स से इन्वॉल्व होता है। तो इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएँ, कैसे निजात पाएँ, कैसे उसको सोशलाइज करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है पेरेंट्स के लिए कि ऑटिस्टिक बच्चों को सोशलाइज कैसे करें। कि हम चाहते तो हैं कि बच्चा हमारा सोशलाइज हो, लेकिन वो हमारी बात सुनता ही नहीं है। हम उसको जब भी लेकर बैठते हैं बच्चा इधर उधर भाग जाता है, वो हम जो कराना चाहते हैं वो एक्टिविटी नहीं करता है, उसे जो करना होता है वो एक्टिविटी करता है, हम जो कराना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता है। और अगर हम उसे कराने की कोशिश करते हैं तो बच्चा परेशान होता है, चीखता है, चिल्लाता है और वो एक्टिविटी नहीं करता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा है, और उसके साथ आपको सोशलाइज करने की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और आज हम सीखेंगे एक किस्से के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम इन बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें हम हमारे हिसाब से सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, वो इंट्रोवर्ट था, यानी कि बाकी सब लोगों से सोशलाइज नहीं होता था। यानी कि वो कभी किसी सफ़र में गया, एक ट्रेन में अगर वो जा रहा है और किसी कोच में बैठा है और उस कोच में बाकी के 5 पैसेंजर हैं उसके साथ बैठे हुए हैं, तो पूरा सफ़र निकाल देगा, वो 2 दिन का सफ़र निकाल देगा और किसी से बात नहीं करेगा और अपने आप में ही वो बिज़ी रहेगा। तो एक दिन मैंने उसे समझाया कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको इतना इंट्रोवर्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों से मिलो, बातें करो और चीज़ें शेयर करो उनके साथ। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप लोगों के साथ जाओगे तो आपका सफ़र भी अच्छा कटेगा, आप अपने आप को अकेला ही महसूस नहीं करोगे। तो उसने मेरी बात मान ली। अब एसी फर्स्ट क्लास में भाई साहब ने सफ़र किया और जो उनके कोच में थे उनके सामने एक आदमी और था। अब पहले तो वो आराम से बैठे रहे, मैगज़ीन पढ़ता रहा मेरा दोस्त। फिर उसके बाद उसे लगा कि हाँ भाई यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपन आए हैं, पता नहीं कब मिलेंगे, सफ़र भी लंबा है, तो चलो ठीक है कुछ बात कर लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बात करना चाहा, अपने सामने वाले पैसेंजर से उन्होंने बात करनी चाहिए। अब उन्होंने तो बात करनी चाहिए, उनमें सबसे पहले इच्छा जगी, ये अच्छी बात थी कि चलो ठीक है हमें बात करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उस सामने वाले से पूछा उन्होंने कि हाँ भाई कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका। लेकिन यहाँ पे आके एक समस्या हो रही है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा सोचा और उन्होंने पता लगा कि वो सामने वाला तो जो पैसेंजर था, उनका साथी पैसेंजर था, वो ना बोल सकता था ना सुन सकता था। तो उन्होंने पूछा भाई आपका क्या नाम है, तो उसने बताया कि भाई मेरे को ना सुनाई देता है ना मैं बोल पाता हूँ। तो समस्या, अब इसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, पूरे सफ़र निकाल दिया उन्होंने। आके उन्होंने हमें किस्सा सुनाया कि ऐसा हो गया यार, मैंने फ़र्स्ट टाइम तो सोचा कि चलो ठीक है बात करते हैं, और सामने वाला पैसेंजर तो ऐसा निकले है जो बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो यार, हर बार ऐसे पैसेंजर थोड़ी ना मिलते हैं, अगली बार ट्राई करना। अगली बार वो एसी फर्स्ट क्लास में बैठ के सफ़र कर रहे थे और अगली बार एक और उनके साथ एक पैसेंजर मिला। तो पैसेंजर मिला तो उन्होंने फिर उससे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फिर हाय हेलो किया, पूछा भाई आपका क्या नाम है। तो पता लगा हमारा जो दोस्त था वो नॉर्थ इंडिया से था और जो सामने वाला पैसेंजर था वो आउट ऑफ इंडिया था, जापानीज़ था वो। अब उसको हिंदी नहीं आती थी और इंग्लिश में भी उसको इतना अच्छा नहीं था। फिर वो समस्या उन्होंने
इंग्लिश में पूछा, हेलो हाउ आर यू, माई नेम इज़ दिस एंड व्हाट इज़ योर नेम। अब उसको बेचारे को ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो उसने ऐसा मतलब बताई, उसने केवल इतना ही बताया, आई नो जापानीज़। और उसके बाद फिर बात ख़त्म हो गई। अगली बार वो फिर आया और वो बताया कि भैया कि इस बार भी हमारी तो कोई बात ही नहीं। मैंने हिम्मत करके पूछना चाहा, वो तो जापानीज़ था, उसको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, पर हमारा तो अभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो यार ये तो बड़ी समस्या हुई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, अगली बार फिर ट्राई करना, कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है यार। ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन आप हिम्मत मत हारो। और अगली बार वो गया और वो ट्रेन आगे से आ रही थी, दिल्ली में उसे बैठना था, दिल्ली से वो बैठा और सामने वाला पैसेंजर सो रहा था। अब वो बात किससे करें। टाइम निकल गया, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, और पैसेंजर आराम से सोता रहा। उसके बाद उसे नींद आ गई, पूरा सफ़र निकल गया और इस बार भी कोई बात नहीं। और उसने आके फिर हमें वही बताया कि भाई ऐसा हुआ, और वो आदमी तो सो ही रहा था, तो बताओ मैं उसे कैसे जगाता। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई, बाकी के सफ़र मैं सोता रहा और हमारी फिर भी कोई बात नहीं। तो ये 3 इंसिडेंट उस आदमी के साथ हुए। पहले इंसिडेंट में जो आदमी था वो बात करना चाह रहा था, लेकिन सामने वाला आदमी उसकी बात को समझ नहीं रहा था, क्योंकि वो सुन तो बोल नहीं सकता था। दूसरे इंसिडेंट में वो दोनों आपस की, दोनों की लैंग्वेज थी वो अलग अलग थी। और तीसरे इंसिडेंट में कि वो आदमी बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो ये तीनों इंसिडेंट एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ जब हम कम्युनिकेशन करने की सोचते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऑटिज्म वाले बच्चों को इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट करने के अंदर जो समस्याएं आती हैं, बेसिकली 3 समस्याएं आती हैं। पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें जो आपका जो ब्रेन का जो काम करने का तरीका होता है वो नॉर्मल ब्रेन की तरह नहीं होता। उसमें जब आपको इन्फॉर्मेशन, जब आप उसको देते हो, ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग नहीं होती। जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो डायरेक्ट नहीं निकलता। जो ब्रेन की संरचना होती है उसके अंदर काफ़ी घुमाव फिराव होते हैं। आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन घूमेगी फिरेगी और उसके बाद उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस पूरा होता है या नहीं होता, और उसके बाद आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ऑटिस्टिक बच्चों में देखने को मिलती है वो आई कांटेक्ट, कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन बच्चा दूसरी चीज़ में इतना इन्वॉल्व होता है कि वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है। आप उससे बात कर रहे होते हो, लेकिन बच्चा इधर उधर देखता रहता है। और आप सपोज़ करो कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी लोग देख रहे हो, और मैं आपकी तरफ ना देखकर अगर इधर उधर देख के अगर मैं बात करूँ, तो ये वीडियो इतना इंप्रेसिव नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। और कुछ चीज़ें हमें समझने में भी दिक्कत आएंगी। जैसे कई बार मेरे साथ होता है कि जैसे मैं पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, मेरे पापा के साथ बैठा हूँ, और मैं मोबाइल में लगा हूँ किसी काम के अंदर, या नहीं भी लगा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ चल रही है, तो कई बार पापा और मेरी बात होती रहती है, और पापा कोई बात बता देते हैं, मैं हाँ करता रहता हूँ। अचानक से पापा बीच में कुछ पूछते हैं, तो फिर क्या करना है, और मैं अचानक से देखता हूँ, अरे ये क्या हुआ यार, कुछ बात चल तो रही थी। या नेक्स्ट डे मेरे को किसी काम के लिए उन्होंने बोला, वो बताते हैं यार तेरे को काम के लिए बोला था, तूने किया नहीं। तो मुझे याद आता है, हाँ कुछ बोला तो था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हमारा माइंड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम अच्छे से उस चीज़ को ना तो समझ पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ यह भी प्रॉब्लम होती है कि आई कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं सकता, और जब अच्छे से समझ नहीं सकता तो उसको वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। तो लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले की जो बड़ी प्रॉब्लम है आई कांटेक्ट की, यह भी एक अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ हमें देखने को मिलती है। तो हम बात कर रहे थे कि अब ये 3 केसेस की बात कर रहे थे जो हमारे दोस्त के सामने आए। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मान लो अगर ऐसे सफ़र में हमें ऐसे ही लोग मिलते रहे तो हम कभी कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे। मैंने उससे पूछा,
तो उसने बताया कि बताओ, तो अल्टरनेट क्या था मेरे पास। तो मैंने उसको बताया कि सपोज़ करो आपके सामने वाला हियरिंग इम्पेयर्ड था, उसको सुनाई नहीं देता था, तो आपके पास दूसरी चीज़ें थी, आप उससे साइन लैंग्वेज में बात कर सकते थे। तो उसने बोला कि साइन लैंग्वेज तो मेरे को नहीं आती। तो मैंने उससे पूछा कि वो आदमी पढ़ा लिखा था। उसने बोला मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा आपको ट्राई करना चाहिए था, एटलीस्ट आप उसको कुछ लिख के दे देते। सपोज़ करो आपको बात करनी थी तो आप उसको लिख के दे देते थे, भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, आपने उसको लिख के दे दिया नेम, तो वो आपको हो सकता है लिख के आपको रिप्लाई कर सकता था। ये भी तो एक ऑप्शन था। ठीक है, आपको कहाँ जाना है तो वो लिख के दे देता कि हाँ जी मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। या फिर आप कुछ इशारों से भी बातें कर सकते थे चीज़ों को, है ना। तो इस टाइप से भी चीज़ें होती थी, जैसे आप पूछ सकते थे आपने खाना खाया तो इशारे से बता सकता था। तो काफ़ी कम्युनिकेशन हम तब भी कर सकते थे जब हमारे पास एक लैंग्वेज हमारा जरिया नहीं है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बात लागू होती है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कि वो अगर बच्चा आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है तो इट्स बेटर कि आप लैंग्वेज की बजाय कुछ और चीज़ें यूज़ करें जिससे बच्चे को चीज़ समझ में आ जाए। और यहाँ पे जो मेन काम करता है वो होता है आपका साउंड। आपको साउंड की कई वॉल्यूम आपको बनानी पड़ेंगी, साउंड कम, साउंड ज़्यादा, सेम साउंड आपको बार बार करना है। जैसे आपको बच्चे को, आप गुस्सा हो रहे हो तो आप थोड़ा तेज करके बोल सकते हो, अगर आप उसको प्यार कर रहे हो तो उसको आप आपकी आवाज़ को सॉफ्ट करके कर सकते हो। आप फिजिकल टच उसको करके आप उसको समझा सकते हो। जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया, आप उसे हग कर सकते हो, उसको किस कर सकते हो, उसको ऊपर उछाल सकते हो। इससे बच्चे को अच्छा लगेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। ऐसे आपको जब कोई चीज़ करानी हो तो बजाय आप लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किए बिना आप बोल सकते हो उसको। कोई काम करने के लिए जब भी आपको करना है तो आपको बोलना है कि बेटा ये कर दो, लेकिन साथ में आपको गेस्चर्स के थ्रू आप उसको बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ आपको लगानी है, ये चीज़ आपको इसमें से छांटनी है। तो आप गेस्चर्स के थ्रू उसको समझा सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज एक बड़ा इशू होता है ऑटिज्म वाले बच्चों को। बच्चा लैंग्वेज समझने में इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो आपकी लैंग्वेज को समझ पाए, इसलिए उसको रेस्पॉन्ड करने में देरी होती है या फिर रेस्पॉन्ड वो करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ है कि बच्चा अगर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है या फिर वो बोल पाने में असमर्थ है तो हम बाकी दूसरी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज़ गेस्चर से अपन सिखा सकते हैं, या फिर कोई फिजिकल टच से, या फिर मैंने साउंड को ऊपर या नीचे करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए कि अगर पापा तेज़ साउंड में, मम्मी तेज़ साउंड में बात कर रही हैं, भैया तेज़ साउंड में बात कर रहा है, और जो आपका एजुकेटर है वो आपको तेज़ साउंड में बात कर रहा है, तो यानी कि ये चीज़ मुझे सुननी है। अगर वो सॉफ्ट साउंड में साउंड करके बात कर रहा है तो वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है। अब दूसरी चीज़ आती है कि दूसरा जो पैसेंजर मिला था उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम। मुझे हिंदी आती है, सामने वाला दूसरे कंट्री से जापानीज़, मुझे जापानीज़ आती, उसे जापानीज़ आती है। अब कैसे कम्युनिकेशन करें? तो यहाँ पे एक सोर्स होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत जापानीज़ सीख लें या फिर सामने वाला थोड़ा बहुत हिंदी सीख ले तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो आज के समय में ट्रांसलेटर तो होते ही हैं, अपन गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हाँ भी अगर हमें पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, हम उसको गूगल में ट्रांसलेटर में जाके ट्रांसलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ भी तुम्हारा नाम क्या है, तो जापानीज़ में क्या बोलते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उसको जापानीज़ आती है तो वो समझ के आपको रिप्लाई करेगा। अब उसका रिप्लाई किस में होगा, जापानीज़ में होगा। आप उसको रिकॉर्ड करके वापस से ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में कि इसने क्या बोला। तो इस तरीके से आप अगर एक दूसरे की लैंग्वेज को अगर आप समझोगे तो आपका कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ समझनी ज़रूरी है कि और जिन बच्चों के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, अगर हम ऑटिज्म के केस की बात करें कि बच्चों के पास अपनी एक अलग लैंग्वेज ज़रूर होती है, और कुछ केसेस में पेरेंट्स को ये चीज़ पता होती है। पेरेंट्स बच्चों के हाव भाव को देख को पता लगा लेते हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। अगर उसको पोटी आती है तो वो अलग एक्सप्रेशन देता है, उसको सुसु आ रहा होता है तो अलग एक्सप्रेशन देता है, उसको भूख लग रही होती है तो आपका हाथ पकड़ के किचन में लेके जाता है। तो कम्युनिकेशन वो भी करता है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। और ये लैंग्वेज आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही आती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्व करें कि बच्चा कोई चीज़ को कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ कर रहा है।
और ये बेस्ट पार्ट है कि हम अपनी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज से मैच करें और धीरे धीरे उसको अपनी लैंग्वेज सिखाएं। जापानीज़ को हमने पहले उसकी लैंग्वेज सीखी, हमने ट्रांसलेट किया उसको जापानीज़ के अंदर, और धीरे धीरे हमने उसको भी बोला कि आप भाई बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते, हर चीज़ जापानीज़ में नहीं हो सकते, तो कुछ चीज़ अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वो भी ट्रांसलेटर का यूज़ करें और वो भी हिंदी सीखे और हमें रेस्पॉन्ड करें हिंदी के अंदर। तो इस तरीके से एक बॉन्डिंग, जब पेरेंट्स की और बच्चे की बॉन्डिंग होगी तो बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा और आपको भी उसकी बात समझने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए भी सबसे जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे भी आती है आई कांटेक्ट की। आप बच्चे की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं है कि आप उससे बोल रहे हैं कि बार बार बोल रहे हो, किसी गेम में लगा हुआ है और आप उससे बोल रहे हैं बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, बेटा ये वाला गेम करना है, बेटा ऐसा करना है, बेटा सुन ही नहीं रहा। तो आप उसे 1 मिनट ऑब्जर्व करो, आप उससे कि वो कर क्या रहा है, व्हाट ही इज़ डूइंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सपोज़ करो कि आप उसे एक गेम करने के लिए बिठाते हो, आप सपोज़ करो आप उसे फ्लैश कार्ड्स में कोई कलर्स की पहचान का कोई एक आप चीज़ एक्टिविटी करा रहे हो, आपने कलर्स रखे हो, आप उसको समझा रहे हो, अचानक से बच्चा उठता है और वो दूसरी जगह जाके दूसरे गेम से, ब्लॉक वाले गेम से खेलना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं, वहीं बैठे रहते हैं और बोलते रहते हैं बेटा इधर आओ ये वाला गेम कंप्लीट करो, बेटा इधर आओ ये वाला गेम कंप्लीट करो, या फिर हम उसको जाते हैं जब उसे उठा के वहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब आप कहोगे कि ये तो सही चीज़ है कि हमने तो उसको उसके गेम पे वापस लाने की कोशिश करी, इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, आपकी एफर्ट्स ठीक है लेकिन डायरेक्शन गलत है। आप उसे ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहा है। वो हो सकता है उस ब्लॉक के साथ गेम के साथ खेलना चाहते हो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस एक्टिविटी को आप रोको और आप उसके पास साथ जाके ब्लॉक्स का गेम खेलना शुरू करो। ब्लॉक्स के गेम में अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो आप ब्लॉक्स का गेम खेलना शुरू करो, तो वहाँ से आप उसकी लर्निंग कराओ। अदरवाइज आप अपना गेम को उठाओ, थोड़ी देर आपने देखा, 1-2 बार आपने कोशिश करी, बच्चा आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। आप अपना जो कलर्स वाला जो आपका चीज़ था, जो आपसे लर्निंग सिखा रहे थे, कलर्स के जो फ्लैश कार्ड्स थे, लेके आप उसके पास पहुँच जाओ, वहाँ पे कोशिश करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में चीज़ बैठने लग जाएगी कि हाँ मुझे करना क्या। उससे दिमाग में बैठने लगेगा कि हाँ कि मुझे कलर्स का गेम पहले पूरा करना है, उसके बाद ही मम्मी पापा मुझे दूसरे गेम के साथ खेलने हैं। ये टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, लेकिन उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे पहले ये चीज़ करनी है, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ कर पाऊँगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही हमेशा आपके पास आए या फिर आप उसको फोर्स करो चीज़ों के लिए। उसको उसके माहौल में जीने दो और साथ में अपनी प्रैक्टिस आप करते रहो। अगर वो गेम्स के पास नहीं आ रहा है, आपकी एक्टिविटी के पास नहीं आ रहा है, तो आप एक्टिविटी लेकर उसके पास पहुँचो। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हमें उसकी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ चाह रहा है, कैसे चाह रहा है। कैसे चाह रहा है का मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ आपने उसको कोई चीज़ बनाने के लिए दी और हर चीज़ फाड़ के फेंक रहे हो और आप आराम से बैठे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मैं एक किस्सा और सुनाना चाहूँगा कि हम बच्चे अगर कोई बेड पे अगर जंप कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल बच्चे भी अगर हमारे बेड पे जंप कर रहे हैं, तो हम उनसे बोलते हैं कि बच्चे बेड पे जंप नहीं करते, गिर जाओगे, लग जाएगी, बेडशीट ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद आके देखते हैं बच्चे बेड पे जंप कर रहे होते हैं। हम उनको फिर से समझाते हैं, देखो बेटा प्यार से समझा रहा हूँ, बेड पे जंप नहीं करना। आप चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद आके आप फिर देखते हैं कि बच्चा बेड पे जंप कर रहा होता है, क्योंकि हम उन्हें ये तो सिखाते हैं कि आपको बेड पे जंप नहीं करना, लेकिन हम ये कभी उन्हें नहीं सिखाते अगर बेड पे जंप नहीं करना है तो जंप आपको कहाँ करना है। तो ज़रूरी ये है कि आप बच्चों को बोलो कि हाँ जंप नहीं करना है, लेकिन आप उसको लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, खुले में लेके जाओ, ठीक है, मिट्टी में लेके जाओ, आप आपके टेरेस पर लेके जाओ, उनको बताओ यहाँ पर आप जंप करो, खूब जंप करो, यहाँ जंप करने से आप नहीं गिरोगे। अब बच्चे के दिमाग में पूरा लेसन जाता है कि हमें बेड पे जंप नहीं करना चाहिए, वहाँ पे जाके लग जाती है, लेकिन हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो यहीं पे चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि बच्चों को हमें काम करना है, ये सिखाना है कि बच्चे हमें ये चीज़ें फाड़नी नहीं, फाड़नी नहीं है तो क्या करना है, हमें दूसरे गेम में इंटरेस्ट लेना है, इस गेम को ऐसे रचाना है, इस गेम के साथ ऐसे खेलना है। तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे उनको सिखानी पड़ेगी। इसके लिए जो लैंग्वेज जो है एक बड़ा पार्ट होता है,
उसके लिए आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कुछ और चीज़ तो नहीं चाह रहा है, बच्चा इरिटेट क्यों हो रहा है जब आप उसे लेके बैठे एक्टिविटी में, इरिटेट क्यों हो रहा है। वो दूसरी एक्टिविटी के साथ या तो खेलना चाहता है तो आप उसे खेलने दीजिए अपना इन्वॉल्वमेंट बनाते हुए। और आपको अगर वही एक्टिविटी करानी है तो आप वो एक्टिविटी लेके उसके पास पहुँचिए और उसको धीरे धीरे समझाइए कि बेटा आप ये एक्टिविटी कर लेना, लेकिन उससे पहले आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। आप ये चीज़ सीखिए, उसके बाद वो वाली एक्टिविटी करेंगे, या फिर वो एक्टिविटी करते करते ये वाली चीज़ सीखिए। आप जंप करते करते आप चीज़ सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं आपको टिक के बैठ के ही हर चीज़ सीखनी। आप कोई दूसरी एक्टिविटी जंप करते करते भी कर सकते हो, आप खाना खाते खाते भी एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट आपको बच्चों को बनाना है। अब तीसरा केस क्या था? तीसरे केस में पूरे टाइम जो सामने वाला पैसेंजर होता है वो सोता रहता है, थोड़ी देर बाद आप भी बोर होकर सो जाते हो और आपका सफ़र खत्म हो जाता है। तो ये एक ऐसा केस है, यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आदमी सो रहा है तो उन्होंने सही किया इस केस में, हमारे दोस्त ने, मैं ये मान के चलूँगा कि हाँ वो सो रहा है तो आपने उसको सोने दिया, डिस्टर्ब करके आपने उठाया नहीं कि आपको उससे बात करनी है और आप उसे उठाओ, उठ भैया उठ, तेरा नाम बता फिर सोचियो, तुझे कहाँ जाना है फिर सोचियो, अपन दोस्ती करेंगे, तेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दे फिर सोचियो। उस केसेस में क्या है कि बेटर, व्हाट इज़ बेटर, कि वो अगर सो रहा है तो लेट हिम स्लीप, वी विल वेट एंड वॉच। अगर वो जगता है तो हम उससे बात करेंगे, अगर नहीं जगता है तो नहीं बात करेंगे। तो बहुत सारे केसेस में हम ये गलतियाँ करते हैं कि बच्चे का कोई चीज़ करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और हम फोर्स करते हैं बच्चे को वही चीज़ कराने के लिए, एक्टिविटी कराने के लिए, और बच्चा उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट अपना पूरा खो देता है। उसके बाद जब भी आप उस एक्टिविटी को लेके देखेंगे और बच्चा उस एक्टिविटी को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो अगर बच्चा कोई एक्टिविटी आप कराना शुरू करते हो और बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उसे ट्राई नहीं करना, आपको उसे ट्राई करना है। यहाँ पे मैं जो एग्जांपल देता हूँ, मेरी तरफ से एग्जांपल देता हूँ कि आपको पूरा शांत होकर अपने आप को बिना इरिटेट हुए बिना अपने आप को बिना इरिटेट किए बिना बच्चे का इंटरेस्ट आपको चेक करना है। आपको एक बार कोशिश करनी है, दोबारा कोशिश करनी है, दोबारा कोशिश करनी है, 4 बार कोशिश करनी है, 5 बार कोशिश करनी है, 6 बार कोशिश करनी है, 7 बार कोशिश करनी है, 8 बार कोशिश करनी है, 9 बार कोशिश करनी है, 10 बार कोशिश करनी है। कितनी बार कोशिश करनी है? एटलीस्ट 10 टाइम्स कोशिश करनी है, लेकिन कंटिन्यू कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक देना है, उसकी बातों को समझना है, आप फिर से कोशिश कर सकते हो। सपोज़ करो आप बच्चे को नंबर्स की पहचान कराना सिखा रहे हो, बच्चे को आपने 1 और 2 नंबर आपने दिया और उसमें से उसको 1 की पहचान आप उसको करा रहे हो। बच्चे का एज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बच्चे का मेंटल लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको शुरुआत तो करानी है बच्चे को कुछ सिखाने के लिए। आपने 1 और 2 2 लेटर लिखे तो उसमें से बच्चे को आपने बोला 1 उठा के दिखाओ, ठीक है, आपने 1 की पहचान दिखाई, पहले दिखा के आपने बताया ऐसा ये 1 होता है, ठीक है, उस पर हाथ फिरा के उसको बताया ये 1 होता है। 1 जैसे आपने कोई दूसरी चीज़ बताई, आपने बताया 1 होता है, उसके बाद आपने बच्चे को बोला 1 लेकर आओ उसमें से। 99% बच्चे ये चीज़ एक्टिविटी कर लेगा, लेकिन अगर वो बार बार करने के बाद भी उस एक्टिविटी को नहीं करना है तो अपने को मानना चाहिए कि इट्स स्लीपिंग टाइम, वो उसका सोने का वक्त है, ठीक है। उस टाइम से हमें नहीं छेड़ना है, हमें वेट करना है। उस एक्टिविटी को कब कराना है? थोड़े दिनों बाद फिर कराना है अपने को, और पुरानी वाली प्रैक्टिस की ज़रूरत हो रहा है, उसके लेवल से ऊंची चीज़ जा रही है, अभी हमें स्टॉप करना है और वॉच करना है, बच्चे के जगने का इंतजार करना है। जगने का इन द सेंस सच में जगने का नहीं, बच्चे को हमें वो उस लेवल तक पहुंचने का वेट करना है और थोड़े दिनों बाद उस चीज़ को फिर से ट्राई करना है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 3 चीज़ बताई। ऑटिस्टिक बच्चे को कैसे डील करें, आप घर पे बच्चे को थेरेपी करा रहे हैं तो थेरेपी में क्या क्या चीज़ें अपने को करानी है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, बच्चे का ध्यान कैसे अपनी तरफ आपको केंद्रित करना है। तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है इन्वॉल्वमेंट की। इन्वॉल्वमेंट करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने चीज़ें बताई, विद एग्जांपल आपको मैंने बताई। पहली चीज़ मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, पहली चीज़ कि आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर कर उसकी लैंग्वेज आप इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती ऑटिस्टिक बच्चों में, क्योंकि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बच्चों में कमी रहती है, वो इतनी जल्दी किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाते। लैंग्वेज पर आएंगे अपन, लेकिन सबसे पहले वो एक्टिविटी करें, इन्वॉल्वमेंट करें एक्टिविटी के साथ। तो हम उसके लिए दूसरी चीज़ों का यूज़ करेंगे, गेस्चर्स का यूज़ करेंगे, साउंड का यूज़ करेंगे। साउंड एक बहुत अच्छा काम करते हैं, साउंड नीचे ऊंचा करके जब हम बात करते हैं तो बच्चे उस चीज़ को आपकी तरफ देखते हैं। आपने अचानक से तेज़ आवाज़ करी तो बच्चा ओब्वियसली आपकी तरफ देखेगा, साउंड के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं बच्चे
आर्टिस्टिक बच्चे तो देखेंगे आपकी तरफ, लाइट की तरफ कॉन्शियस रहते हैं, लाइट का यूज़ कर सकते हो, टच का यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया बच्चे को हक करो, ऊपर उछालो। तो ये सेंसिटिव चीज़ें हैं जो बच्चे को लैंग्वेज की आपका अल्टरनेट आप ले सकते हैं। आप अल्टरनेट ऑफ लैंग्वेज, व्हाट कुड बी अल्टरनेट ऑफ लैंग्वेज? इट कुड बी टच, इट कुड बी साउंड, और इट कुड बी लाइट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं लैंग्वेज का अल्टरनेट। जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज अगर कोई सामने वाला नहीं सुन पा रहा और बोल पा रहा, तो आप साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गेस्चर्स, तो ये सब चीज़ों का आपको यूज़ करना है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि उनकी लैंग्वेज को आपको समझने की कोशिश करना है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, और आपको उनकी लैंग्वेज को आपको यूज़ करना है। जैसे कई बार तो मैंने देखा है बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है कि आप उनके साथ वैसा ही चीखिए, चिल्लाइए, और सेम आप साउंड्स आप कीजिए, तो बच्चा आपकी तरफ जरूर देखेगा, अरे ये क्या हो गया पापा वगैरह, अभी तक तो कुछ और बोल रहे थे, इधर इधर करके कुछ बोल रहे थे, अब ये आ वो कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, तो वो देखेगा। और इससे बॉन्डिंग चीज़ें होंगी। अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसकी तरफ देखिए, उसकी तरफ चीज़ों को देखिए, समझिए चीज़ों को। तो आप देखिए बच्चों को, इन्वॉल्व होइए उनके साथ उन्हीं की एक्टिविटी आप कीजिए। तो धीरे धीरे बच्चा बॉन्डिंग, अब आपकी और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होगी। और यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे जब आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो ये 100% श्योर है कि बच्चा आपको भी सीखने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे वो हमारी वाली दुनिया में आने की कोशिश करेगा। तो बच्चों की दुनिया में जाइए और उनको उनकी दुनिया के हिसाब से टच कीजिए, और धीरे धीरे उनको हमारी दुनिया में लाने का प्रयास कीजिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका बच्चा जल्द ही आपकी दुनिया में लौटने लगेगा। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचे। और किसी भी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम उन टॉपिक्स पर आपके सामने वीडियोस लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, धन्यवाद, नमस्कार।